हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपनी सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2025 के लिए फ्री लेक्चर सीरीज, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम लोग सारे सिलेबस को कवर करें। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना थॉट का सेक्शन। थॉट के सेक्शन में हमने अरब ज्योग्राफर्स एंड इंडियन ज्योग्राफर्स को आज देखना है। कुछ फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी की जिनकी हम बात करते हैं उनके बारे में देखना है। कल की क्लास में हमने ग्रीक एंड रोमन्स के बारे में किया था। आशा है कि आप लोगों ने वो क्लास देखा है, उसके नोट्स बनाए हैं, उसको याद किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि द जियो क्लास हम लोगों का ऐप स्टोर पे लाइव है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में उसकी डिटेल्स दिए हुए हैं। इस वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में, चैट सेक्शन में, सब जगह आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस ऐप पे जाके आप CUET PG टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि टोटल 14 टेस्ट है, 10 फुल सिलेबस टेस्ट, 14 सेक्शन टेस्ट, प्लस हर वीकेंड पे यानी कि हर सैटरडे को आप लोग वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके साथ साथ आप लोग मंथ में एक बार या फिर जब भी आपको जरूरत पड़े, आप हमसे डायरेक्टली वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका प्राइस है 109 है, लेकिन अगर आप ASK05 का यूज करते हैं 2 दिसंबर तक, क्योंकि 3 दिसंबर को पहला टेस्ट हम लोगों का लाइव हो जाएगा, तो जो लोग 2 दिसंबर तक इसको बाई करते हैं वो लोग ASK05 यूज करके भी ले सकते हैं। अगर आप ये फुल पेमेंट नहीं देना चाहते हैं तो आपके पास पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन है, जिसमें आपको 650 रुपीज फर्स्ट टाइम एंड आफ्टर अ मंथ 439 रुपीज देना होगा। ये हमारी कुछ चीजें हैं। बाकी आप सारे ऐप डाउनलोड करके बाकी चीजें भी देख सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत सारे फ्री मटेरियल वगैरह भी उस पर हम अपलोड करते रहेंगे विद टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर डाउनलोडिंग दिस ऐप, बाइंग द कोर्स, क्योंकि इसी के सहारे हम लोग चैनल को और नए कोर्सेज ला पाएंगे, कुछ और इनोवेटिव काम कर पाएंगे, है ना। चलो शुरू करें। तो ये देखो पहला स्लाइड, इसका अगर तुम देखोगे तो ये ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है? क्योंकि अगर तुमने कल ध्यान से देखा होगा तो जो ग्रीक रोमन्स का खत्म हो जाता है, वो फर्स्ट सेकंड AD तक आते आते उनका वर्चस्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखोगे उसके बाद कोई स्कॉलर नहीं होते हैं। तब से लेके होता क्या है कि दो तीन चीजें होती हैं ग्रो करने की। एक तो किंग्स फिलोसफर्स को सपोर्ट करते थे, है ना, रिलीजन वाले लोगों को सपोर्ट करते थे कि वो रैशनली सोचें, ज्ञान डेवलप करें, ज्योग्राफी में आगे बढ़ाएं। वो पोषण देते थे, तो ये जो फिलोसफर और ज्योग्राफर किस्म के लोग थे घूमते फिरते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, एक्सप्लोर करते थे, चीजों को एक्सप्लोर करते थे, तो वो ज्योग्राफी को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते थे। लेकिन सेकेंड सेंचुरी आते आते क्या होता है, फेनेटिसिज्म बढ़ जाता है। फेनेटिसिज्म का मतलब एक तरह का पागलपन बढ़ जाता है, जिसमें जो स्कॉलरली चीजें हैं, ज्ञानवर्धक चीजें हैं, ज्ञान की चीजें हैं, उसको लोग मानना बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो दिमाग है वो रिलीजियस टेक्स्ट की तरफ ज्यादा चला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी उनके रिलीजियस टेक्स्ट से या फिर यूं कहे कि उनके कॉमन बिलीफ से अगर कोई अलग बात करता था, तो बहुत बड़ी समस्या वाली चीज हो जाती थी। जैसे मान लो कि कॉमन बिलीव है कि सूरज दिखता है ना जाते हुए, तो सूरज जा रहा है, पृथ्वी वही है, पृथ्वी प्लेट की तरह है, दिख रहा है। अगर कोई कहता नहीं पृथ्वी गोल है, तो वो क्या होता था उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती थी, है ना। वो भगवान के उसमें और इस तरह की फालतू की बातों में वो लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो सेकेंड सेंचुरी से लेके लगभग लगभग 7th सेंचुरी तक एक डार्क एज दिखता है नॉलेज का। नॉलेज का डार्क एज दिखता है, मतलब ज्ञान परंपरा डेवलप नहीं हो रही होती है, ज्योग्राफी का विकास या फिर किसी भी सब्जेक्ट का विकास नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि जो थिंकर्स थे वो सोच नहीं पा रहे थे। जिस भी सिचुएशन में थिंकर्स सोच ना पाए किसी भी कंडीशन में, तो उस एरिया का, उस कंट्री का, उस क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटी का जो विकास का क्रम है वो रुक जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, डार्क फेज आया। लेकिन इस डार्क फेज के दौरान भी इंडिया में जो ज्योग्राफर्स थे, इंडियन जो लोग थे, ऑल्थो इनका जो डिपेंडेंस था वो पुराण, वेद, उपनिषद और इन सब चीजों पे था, स्टिल दे वर कमिंग अप विद आइडियाज। वो लोग आइडियाज को लेके सामने आ रहे थे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जब सेकंड सेंचुरी थर्ड सेंचुरी स्टार्ट हो रहा होता है यूरोप वाले पार्ट में, उस समय इंडिया में
कौन सी डायनेस्टी चल रही होती है ना, गुप्त और इन सब का समय एक तरह से शुरू हो रहा होता है। तो एक तरह से ये जो पूरा काल था, ये भारत के लिए कहीं ना कहीं गोल्डन फेज था। सेकेंड सेंचुरी से भारत के लिए गोल्डन फेज था। भारत के जो महाजनपदों के सम्राट थे वो बहुत एडवांस होते जा रहे थे, और उनके कोर्ट में जो काम करने वाले स्कॉलर्स थे उनको बहुत अच्छे से पोषित किया जा रहा था। तो इंडिया वॉज कमिंग अप विद न्यू आइडियाज। भारत के जो स्कॉलर्स थे वो नए आइडियाज के साथ हम लोगों के सामने आ रहे थे, लेकिन क्योंकि उस समय की लैंग्वेज नोन नहीं रही, एंड ब्रिटिशर्स के आने के बाद कहीं ना कहीं उस परंपराओं को दबाया गया, ऐसा माना जाता है, तो वो ज्ञान परंपरा सामने नहीं आती है। ठीक है, वो भारत से बाहर वो परंपरा जा ही नहीं पाती है। जो इंडियन थॉट सिस्टम था वो भारत से बाहर जा ही नहीं पाती है। 7वीं 8वीं सदी में जब इस्लाम का राइज होता है, अरब वाले क्षेत्र का राइज होता है, तो ऐसा कहा जाता है ग्रीक एंड रोमन के कब्रगाह पे, ठीक है, अरब डेवलप हो रहे थे। तो अरब ने क्या काम किया, अरब इंडियन, मैंने कहा कि इंडियन अपने एरिया में ही कंसंट्रेटेड रह गए थे, लेकिन क्योंकि बहुत सारी परंपराएं थी, जैसे कि अगर समुद्र को पार कर लेंगे तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैं बात बताने के लिए, कहानी की तरह सुनाने के लिए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम था कि भारत की ज्योग्राफी बाहर नहीं जा पाई, लेकिन अरब जो थे, जो अरब स्कॉलर थे, उनके साथ फायदा ये था कि एक, वो लोग ट्रैवलर थे, वो यात्राएं करते थे। क्यों? क्योंकि वो मर्चेंट्स थे, व्यापार करते थे। भारत एंड यूरोप के बीच का जो ये सिल्क रूट वगैरह का जो डेवलपमेंट है, ट्रेड डेवलपमेंट है, उसमें अरब्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मर्चेंट्स थे, एक जगह तक घूमते रहते थे। जो कम्युनिटी घूमेगी, भूगोल में जो घुमक्कर हैं वो ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि समुद्र को देख रहे हैं, वो बॉर्डर्स को देख रहे हैं, वो कंट्रीज को देख रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि जब ये जो अरब लोग थे वो घूमना शुरू किए, एक जगह से दूसरी जगह तक एक्सप्लोर करना शुरू किए, तो इनको मिला ग्रीक टेक्स्ट मिला, इंडियन टेक्स्ट मिला, रोमन टेक्स्ट मिले, अलग अलग चाइनीज टेक्स्ट मिले, वहां के लोगों का ज्ञान मिला। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये किया कि ये जो भी ज्ञान इनको मिल रहा था, इन्होंने अपने लैंग्वेज में उसको कंपाइल किया, अपनी भाषा में उसको कंपाइल किया। इसीलिए बहुत सारे जो ग्रंथ ग्रीक रोमन्स हैं, इवन इंडियंस भी हैं, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ता है अरब टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को समझा। एक जगह से दूसरी जगह तक जब वो मूव करते थे, ट्रेवल करते थे, मर्चेंट वाला काम करते थे, व्यापारियों वाला, तो वहां के लिटरेचर को, वहां के नॉलेज सिस्टम को समझते थे। दूसरा, जो वहां के सुल्तान वगैरह थे, खलीफा वगैरह थे, वो लोग भी सपोर्ट करते थे कि तुम अपने दुनिया को एक्सप्लोर करो। क्यों? ताकि वो अपने जो साम्राज्य है उसको एक्सपेंड कर सके। तुम अपने साम्राज्य को एक्सपेंड कब करोगे? जब तुम जानोगे ना वहां पे क्या है ना। तो इन सारे फैक्टर्स ने अरब ज्योग्राफी को एक इंपॉर्टेंट, इस ब्लैक जोन वाले एरिया में, यानी पहली शताब्दी से लेकर जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो जाता, 17वीं शताब्दी तक, उसके बीच में अरब्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया ज्योग्राफिकल नॉलेज को, फिलोसॉफिकल नॉलेज को प्रिजर्व करके रखने में। ठीक है, तो कौन दो तीन लोग? चाइनीज भी काम कर रहे थे, लेकिन चाइनीज इन सीटू कर रहे थे अपने स्थान पे। इंडियंस भी काम कर रहे थे, इन सीटू कर रहे थे अपने स्थान पे। अरब्स को फायदा क्या मिला कि दे वर ट्रेवलिंग ड्यू टू देयर mercantile nature, due to their travel experience, due to their support from the kings। ठीक है, तो अरब ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, उनके टेक्स्ट महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम लोग भूगोल के विकास की बात कर रहे होते हैं। तो ओके, तो हम क्या करेंगे आज? अरब ज्योग्राफर्स के नाम। अब देखो, तुम लोगों के पास चैलेंज ये होगा कि अरब ज्योग्राफर्स के जो नाम है वो अरेबिक में होगा, फारसी में होगा, याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, किताबों के नाम भी उन्हीं की भाषा में याद करना होगा, है ना। तो कोशिश करनी है, हार नहीं मानना है, ठीक है, हार नहीं मानना है, लेकिन याद करके रहना है। ओके, चलो शुरू करें। अरब ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। पहला, मैं स्कॉलर का नाम बताऊंगा, उसका बुक का नाम बताऊंगा, थोड़ी बहुत जो कंट्रीब्यूशन होगी वो बताऊंगा, बस इतना ही आप याद कर दो, बहुत है, लेकिन क्रोनोलॉजी याद रखना। ठीक, पहला है इब्न हौकाल अबू अल मोहम्मद कासिम। इब्न हौकाल अबू अल मोहम्मद कासिम, इनको मोहम्मद कासिम के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक किताब जो बार बार एनटीए पूछता है, द बुक ऑफ रूट्स एंड रियाम्स। द बुक ऑफ रूट एंड रियाम्स किसने लिखा है?
मोहम्मद कासिम ने लिखा है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे अल मसूदी। अल मसूदी के 4 महत्वपूर्ण किताब याद करो। किताब मुराद अल दहाब, किताब मुराज अल दहाब, किताब अल तनबवाल इशराफ, किताब अल तनबवाल इशराफ, किताब अकबर अल जमन और किताब अल औसत। ऐसे याद कर लो, अल औसत, अल जमन, अल इशराफ और अल दहाब। ऐसे याद कर दो शॉर्ट में उसको रखने के लिए, अल दहाब, अल इशराफ, अल जमन, अल औसत। देखो अल लगा हुआ है ना, तो अल दहाब, अल इशराफ, अल जमन, अल औसत, ये अल मसूदी की किताबें थी। अल मसूदी ने बहुत अच्छी अच्छी बात की। उसने कहा कि अर्थ फ्लैट डिस्क की तरह नहीं है, अर्थ स्फीयर है और सी कर्व है। जो सी है वो कर्व है। दूसरा, इसने लिमिट ऑफ ओशन कहाँ तक है उसकी बात की। उसने ये भी बताया कि कैस्पियन सी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-3 पॉइंट, एक तो इसने विंड सिस्टम, मॉनसून सिस्टम को डेवलप करने में मदद की। ठीक है, इरोजन जैसा, जो साइकिल ऑफ इरोजन है उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट बताया, और रिवर लैंडस्केप कैसे बनता है इसमें भी उसने कुछ बातें कही। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉनसून से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट। इसने बताया था कि इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन जुड़ा हुआ है, और इसने बताया था कि इसने इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी कि जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, कि हम कैसे दिखेंगे, कैसी हाइट होगी, और जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम कितने इंटेलिजेंट होंगे, हम किस चीज में अच्छे होंगे, हमारी बोलने की शैली अच्छी होगी, कि हमारे मेहनती ज्यादा होंगे, ये इसने बताने की कोशिश की थी कि जो पर्यावरणीय कारण हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो इन चीजों को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, विश्व को देखो, ग्लोब को उसने डिवाइड करने की कोशिश की। देखो जीनियस, देखो इसका, विश्व को इसने डिवाइड करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसको 5-6 लैंग्वेज पता था, जिसके बेसिस पे इन्होंने विश्व को बांटने की कोशिश की। इसने कहा कि एक पर्शियन दुनिया है, एक अरब दुनिया है, एक ग्रीक वाला दुनिया है, एक इजिप्ट वाला दुनिया है, एक तुर्क वाला दुनिया है, एक हिंदुओं वाला दुनिया है, एक चाइनीज वाला दुनिया है। तो पर्शियन, अरब, ग्रीक, इजिप्शियन, तुर्क, इंडियन एंड चाइनीज, यानी हिंदू एंड चाइनीज, इन भागों में इसने वर्ल्ड को बांटा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आज भी देखो इंडिया में जो स्टेट डिवीजन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अगले आते हैं अल बिरूनी। अल बिरूनी ने बहुत सारा काम कर दिया है। अल हिंद, अल मसूदी, अल बगिया, तरीकुल हिंद, अल जमाकीर, अल सैदना, अल हिंद, किताब अल हिंद, रशिकल हिंद, किताब अल सैदना, किताब अल जखमीर, तरीकुल हिंद, अथर अल बगिया और अल कौम अल मसूदी। ठीक है, ये सारी किताबें किसने लिखी है? अल बिरूनी ने लिखी हैं। अल बिरूनी को इंडोलॉजी का फाउंडर किया कहा जाता है। इंडोलॉजी का मतलब वो स्टडी दैट इज स्पेसिफिक टू इंडिया। इंडिया पे फोकस स्टडीज जो हैं उसका फाउंडर माना गया है किसको? बिरूनी को। पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इसको कहा है। कल के क्लास में मैंने पहला इथनोग्राफर बताया था। उसी तरह से जब चेंजिंग इमर्जिंग ज्योग्राफी, उसमें पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसे कहा गया है। अल उस्ताद की उपाधि इन्हें दी गई थी। अगर तुमको पूछा जाए कि अल उस्ताद की उपाधि किसे दी गई थी, इन साहब को दी गई थी। टाइड्स पे इनका काम था, विश्व को 7 भागों में बांटा था। इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये किताबों के नाम थोड़ा याद करना। किताब अल हिंद, अल कौम अल मसूदी, अथर अल बगिया, तरीकुल हिंद, किताब अल जमाकीर, किताब अल सैदना, किताब अल हिंद। ठीक है, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट वर्क्स रहा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है अल इदरिसी। अल इदरिसी की ये किताब पता नहीं क्यों बार बार आता है। अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड। अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल द वर्ल्ड। विश्व के भ्रमण करने वाले व्यक्तियों के लिए मनोरंजन। कार्टोग्राफी के डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व के मैप्स बनाए, और एशिया को ऐसे बताया इसने कि रेक्टेंगुलर जैसा है कुछ प्रोजेक्शन का इसने यूज करके। कार्टोग्राफी में इनका विशेष योगदान माना जाता है। लेकिन ये याद रखना कि अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड अल इदरिसी की किताब है। नेक्स्ट, इब्न बतूता पहन के जूता। इसका असली नाम था अब्दुल
अब्दुल्ला मोहम्मद रिहला नाम की एक किताब लिखी थी। बहुत, ये भी ट्रैवलर था, एक्सप्लोरर था, हर जगह घूमता था, भारत भी आया था। कस्टम, ट्रेड, ट्रेडिशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि वहाँ के संस्कृति, वहाँ का कस्टम्स कैसा है, वहाँ के ट्रेड्स कैसे हैं, उनकी बातचीत की शैली कैसी है, इसके बेसिस पे इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को समझने की कोशिश की थी। कौन? इब्न बतूता। अगले आते हैं इब्न खालदून। मुकद्दिमा इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इस बार आएगा। मुकद्दिमा बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इन्होंने मुकद्दमा नाम की किताब लिखी थी। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें कही। पहला कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध से ज्यादा लोग रहते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीपल के कैरेक्टर एंड पीपल के एटीट्यूड को। पीपल कैसे दिखते हैं, कैसी उनकी अपीयरेंस है, उनका एटीट्यूड कैसा होगा, इसको फिजिकल इन्वायरमेंट प्रभावित करता है। दूसरा क्या कहा था? उत्तरी गोलार्ध में मानव ज्यादा है कंपेयर टू दक्षिणी गोलार्ध। इब्न खालदून ने कौन सी किताब लिखी थी? मुकद्दमा। ठीक, सही है। एक बार अभी दोबारा से रिवाइज करो। देखो, तुम लोग अगर ऐप पे आ जाओगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो मटेरियल होंगे शॉर्ट नोट्स, जब ये सेक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूंगा, दैट विल बी फ्रीली अवेलेबल ऑन आवर ऐप। तो आप लोग ऐप को इंस्टॉल करें। ठीक है, ये मुख्य हमारे अरब ज्योग्राफर्स थे। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफर्स में। दो चार बातें इसमें मैं बता दूं। इंडियन ज्योग्राफर का जो टाइम पीरियड होगा वो कुछ अरब ज्योग्राफर से पहले का है, कुछ उनके साथ का है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ना कि साथ साथ एक तरह से डेवलप हो रहे थे। इवन अरब ज्योग्राफी तो बाद में ही डेवलप हुआ है। इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, अरब ज्योग्राफी उसके बाद डेवलप होता है। अब इंडियन ज्योग्राफी के साथ अच्छी बात यह है कि इंडिया के जितने भी टेक्स्ट हैं, ठीक है, जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें ज्योग्राफी का वर्णन बहुत विस्तृत रूप से मिलता है। चाहे वो महाभारत में देख ले, महाभारत में देखिए आपको महाजनपदों के नाम मिल जाते हैं, गांधार, कुरु, पांचाल, है ना। रामायण में ज्योग्राफी का लोकेशन आपको मिलता है, किष्किंधा, और ये सारे जो क्षेत्रों के विवरण आते हैं। उसके बाद जो उपनिषद है उसमें भी बहुत सारी डिटेल आते हैं। पुराण में तो भर भर के ज्योग्राफी है। ठीक है, एस एम अली साहब ने एक किताब भी लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ओके, चलो, तो दो तीन किताबों के नाम जान लो, जिसमें सबसे है सूर्य सिद्धांत नाम की किताब, जिसमें भूगोल शब्द को पहली बार प्रयोग में लाया जाता है। किसमें? सूर्य सिद्धांत में। पद्म पुराण में स्टडीज को तीन भागों में बांटा गया है, भूगोल, खगोल एंड ज्योतिष। भूगोल द स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी की स्टडी। खगोल पृथ्वी की बाहरी वस्तुओं की स्टडी। एंड ज्योतिष आपको पता है, ज्योतिष, ज्योति होना चाहिए। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण कुछ ज्योग्राफी की बातें करता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ने भारत के अलग अलग रीजन्स के ज्योग्राफी के बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक, कुछ स्कॉलर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है वाराह मिहिर। वाराह मिहिर मालवा के थे। मालवा के जो हमारे विक्रमादित्य थे, उनके 9 जेम्स, नवरत्नों में ये शामिल थे। सोलर इक्लिप्स एंड सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण के बारे में इन्होंने विस्तृत विवरण दिया था। एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स का इनको एक्सपर्ट माना गया। किसको? वाराह मिहिर को। देखो, इतना ही है। इतना जान लोगे तो क्वेश्चन के करेक्ट होने का चांस तुम्हारा 90% हो जाएगा। अब तुम क्वेश्चन रिवाइज करते रहोगे, एमसीक्यू करते रहोगे, तो तुम्हारा 100% हो जाएगा। अगर मैं कोई किताब तुम उठाओगे, इनके बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अभी अरब ज्योग्राफर उठा लोगे तो भरा हुआ है, क्या क्या ना लिख दिया है। ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होना। नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त एस्ट्रो, दो इनकी किताब, खंड खाद्यक, नाम लेना ये भी मुश्किल है। दूसरा है ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत, ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत, और खंड खाद्यक, खंड खाद्यक नाम की एक किताब है। अब जीरो का यूज इन्होंने किया था या आर्यभट्ट ने किया था, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने भी जीरो के जैसा कुछ प्रयोग में लाया था। अब तो पूरी थ्योरी ही अलग होगी कि जीरो वाज नोन, इनसे पहले के ही, बहुत पहले के इंस्क्रिप्शंस में जीरो का यूज किया गया था। ठीक है, बट ये याद रखना कि ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत और खंडका खाद्यक ये ब्रह्मगुप्त की लिखी हुई है। ठीक है, आपके नोट्स मुझ तक पहुंच जाने चाहिए। अगला है भास्कराचार्य, उज्जैन ऑब्जर्वेटरी के ये अध्यक्ष थे। उज्जैन में जो ये ऑब्जर्वेटरी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंतर मंतर कहते हैं आजकल, वो उज्जैन में भी था, बनारस में है, न्यू दिल्ली में है।
तो उज्जैन ऑब्जर्वेटरी के इनको हेड माना जाता है। सिद्धांत शिरोमणि नाम की इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसमें 4 चीजों का इन्होंने विवरण किया। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स एंड स्फीयर्स, इसके बारे में इन्होंने वर्णन दिया। भारत में कैलकुलस के प्रयोग करने वाले ये पहले व्यक्तियों में से थे, भास्कराचार्य। आर्यभट्ट, आपको पता है आर्यभट्ट और आर्य सिद्धांत नाम का इन्होंने किताब लिखा है। आर्यभट्ट को तो सब लोग जानते हैं। शंकु यंत्र नाम का एक यंत्र था जो जीनोम जैसा एक इंस्ट्रूमेंट था। जीनोम क्या था, कल मैंने आपको बताया था किसने सबसे पहले जीनोम जैसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था, वो जरा आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ लोगों के नाम मैंने लिखा है जो कि भारत के इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं। इसका नाम आप लोग देख लीजिएगा, एटलीस्ट जानते रहिएगा कौन पहले कौन बाद में, तो डेट विल बी हेल्पफुल। अब ये जो सारा काम हो जाता है ना, ये 12वीं शताब्दी तक हो गया है। अरब लोग भी कर लिए, अब क्रिश्चियन लोग भी कर लिए, इंडियन लोग भी कर लिए। अब आता है एक लंबा फेज डिस्टरबेंस का, लगभग 400-500 सालों का। फिर से वही फैनेटिसिज्म, रिलीजियस टेक्स्ट पे इतना डिपेंडेंसी कि साइंस को मानना ही नहीं है, सॉरी, तथ्यों को, रैशनल थिंकिंग को मानना ही नहीं है ना। दूसरा, फाइट्स, वॉर्स। अब जो राजा थे, राजा को पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं था। अब उनको अपना साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी, तो अब एक दूसरे जगह जाते थे, सैनिकों को भर्ती करते, लड़ते थे, मरते थे, ठीक है। दूसरा, जहां नॉलेज डेवलप हो रहा था उसकी प्लंडरिंग, मतलब उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि मानना था पढ़ लिख लेंगे लोग तो क्या ही करेंगे, और अपना ट्रेडिशन स्थापित करना है तो दूसरे का ट्रेडिशन को भंग करना होगा। तो वर्ल्ड एक डिस्टर्ब फेज में चला गया, ठीक है। सारे रिलीजन एक डिस्टर्ब फेज में चला गया, और जैसे ही वो डिस्टर्ब फेज में गया तो ग्रोथ ऑफ रैशनल थिंकिंग, रैशनल की हमने बात की थी, रैशनल क्या होता है, जो तर्कों पे आधारित हो, ग्रोथ ऑफ रैशनल थिंकिंग खत्म हो गया, ठीक है। फिर डार्क एज हुआ, कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई थ्योरी नहीं दिखेगी। कोई कहता था कि नहीं, सूरज के चारों ओर हमारी पृथ्वी जा रही है, सूरज हमारा चक्कर नहीं लगा, तो उसको मार देते थे। कोई कहता धरती गोल है, मार दो। कोई कहता कि आसमान में हम ये सूरज चमकता है या कुछ, इसी बात, मार दो। कोई साइंटिफिक बात करे, मार दो। कौन करेगा? अभी हम ही लोगों को कह दें, कोई बताए अगर ये बात कि पृथ्वी पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, मार दो। कोई कहे कि सूर्य पूरब से निकलता है, मार दो। कोई थोड़ी ना फिर पढ़ेगा। ऐसा ही फेज है। फिर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय, 16वीं-17वीं शताब्दी, जब अब लोग थोड़े साइंस की तरफ जाने लगे थे, समझने लगे थे कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा फैनेटिसिज्म बढ़ रहा है, ये तो पगल वाला काम हो रहा है, चलो अब साइंस की डेवलपमेंट शुरू करते हैं। तो साइंस का डेवलपमेंट 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। तीन चार महत्वपूर्ण नाम आते हैं, उनको जान लो। पहला है वेरेनियस, मेरे फेवरेट। बर्नहार्ड वेरेनियस 28 साल जिंदा रहे बेचारे, 1622 से लेकर 1650 के बीच में जिंदा रहे थे। बहुत बहुत ही डिस्क्रिप्टिव एंड बहुत ही डिटेल्ड काम इन्होंने किया था, जो कि 1649 में प्रभावित हुआ था। डिस्क्रिप्शन रिजानी लेपोनियानी एट सीएम, ठीक है। इसको ऐसे कहा जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड सीएम, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका करोगे। बट आपको ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। देखो अभी ग्रीक, रोमन, जर्मन सब आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, अरब, संस्कृत सब। तो डिस्क्रिप्शन रिजाइनी लेपोनिया एट सीएम, इन्होंने एक किताब लिखी थी 1949 में, जिसमें इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान, दूसरा था डिस्क्रिप्शन ऑफ सीएम, तीसरा था रिलीजन ऑफ अफ्रीका, चौथा था रिलीजन ऑफ जापान, पांचवा था गवर्नमेंट डीलिंग विद प्लेस एंड पीपल। तो इसके 5 सेक्शंस इन्होंने समझाया था, 5 पार्ट में लिखा था। ज्योग्राफी को इन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया था, जनरल ज्योग्राफी एंड स्पेशल ज्योग्राफी। सुन लेना, he was first geographer to give the dichotomy in geography, duality, जो द्वैतवाद है। वेरेनियस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्योग्राफी में इसको पहचाना था और कहा था कि ज्योग्राफी को पढ़ने के 2 तरीके हैं, जनरल ज्योग्राफी एंड स्पेशल ज्योग्राफी, ठीक है। स्पेशल ज्योग्राफी एक किसी निश्चित स्थान के साथ डील करता है। स्पेशल ज्योग्राफी एक किसी निश्चित स्थान के साथ क्या करता है, संबंध रखता है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं रीजनल ज्योग्राफी के जैसा है, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी के जैसा है। वहीं
जो जनरल ज्योग्राफी है वो हमारा सिस्टमेटिक ज्योग्राफी तुम्हें याद है, उसके जैसा है, जिसमें हम लोग नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी की थी। ये इनका 1650 में किताब पब्लिश हुआ था जिसका नाम था ज्योग्राफिया जनरलिस। 1650 में क्या प्रकाशित हुआ? ज्योग्राफिया जनरलिस, जिसमें इन्होंने ज्योग्राफी में पहली बार द्वैतवाद दिया था। ज्योग्राफी को जनरल एंड स्पेशल ज्योग्राफी में बांटा था। स्पेशल ज्योग्राफी रीजन्स की बात करता है, एक स्थान विशेष की बात करता है, वहीं जनरल ज्योग्राफी हमारे प्रकृति की बात करता है, पूरे नेचर की बात करता है। ठीक है, अब नेचर में क्या शामिल है जनरल ज्योग्राफी में? पहला एब्सोल्यूट पार्ट, जो कि हमारे पृथ्वी का है, इसका साइज कितना है, इसका शेप कैसा है, इसका फिजिकल ज्योग्राफी कितना है। तो ये जो निरपेक्ष भाग है, एब्सोल्यूट पार्ट है, ये हमारे पृथ्वी के टेरेस्ट्रियल भाग के साथ डील करता है। दूसरा है रिलेटिव या प्लेनेटरी पार्ट, जिसको सापेक्ष या ग्रहीय भाग कहते हैं। ये इसको समझने की कोशिश करता है कि पृथ्वी का संबंध बाकी सितारे, बाकी तारे, सूर्य से कैसे है और कैसे उसका प्रभाव पृथ्वी पे पड़ता है। तीसरा कंपैरेटिव सेक्शन था इसमें, जिसको तुलनात्मक खंड कहते हैं। ये एक प्लेस का दूसरे प्लेस के साथ नेविगेशन और इन सब चीजों के लिए मदद करता था। ठीक है, एक कंपैरेटिव पार्ट था ये। इन्होंने इस अपनी जनरल ज्योग्राफी में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी सूर्य बीच में है, ये वाली थ्योरी जो कोपरनिकस का था, उसको प्रमाणित किया था, उससे एग्री हुए थे। कौन? बर्नहार्ड वेरेनियस, याद रखना ये नाम। नेक्स्ट, इम्मानुएल कांट। इम्मानुएल कांट को पॉलीमैथ, भाई साहब फिलोसफी पढ़ो तब कांट आता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो तब कांट आते हैं, ज्योग्राफी पढ़ो तब कांट आते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ो तब कांट आते हैं, मैथ वैथ पढ़ो तब कांट आते हैं, जियोलॉजी पढ़ो तब कांट आते हैं। कांट ही कांट है। जस्टिस पढ़ो तब भी कांट आते हैं। हर जगह कांट 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 कैन। ठीक है, कांट ने सब बता दिया। सबसे पहले डी इग्निस नाम की किताब लिखी 1755 में, फिर जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन लिखा 55 में। 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिखा, 1790 में क्रिटिक ऑफ जजमेंट लिखा, 1767 में एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू लिखा। इनका जो स्टडी का अप्रोच था वो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच था, मतलब मानव सेंट्रिक अप्रोच एक तरह से था। एंथ्रोपोलॉजी से ये डील करते थे। एक काम करना आप लोगों को, एक 5-10 रुपए की पतली सी छोटी सी कॉपी खरीदना, नोटबुक। एक तो मोटी सी कॉपी होगी तुम्हारी नोटबुक ये करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। जो लोग टैब वगैरह पे बनाते हैं उनको नहीं, वो एक अलग से फाइल बनाना, जिसमें आपका एक ऐसे होना चाहिए नेम स्कॉलर का, यहाँ पे बुक या फिर उसका वर्क, और यहाँ पे कब पब्लिश हुआ। ठीक है, ये एक टेबल आपके पास बन जाना चाहिए। जितने मैं बुक्स के नाम बताऊं, ये सब बताऊं, इस टेबल में एंटर करते रहो। अब एक्सेल पे बना लो, जैसे हाथ से बनाना है बना लो, लेकिन एक अलग से तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है, आगे चलो। ये कहता है कि जो ज्योग्राफी होता है किसी स्थान का, भूगोल जो होता है, वो इंसान के, मानव के डेवलपमेंट में और उसके प्रोग्रेस में सहायता करता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, ये 4-5 बातें ना अभी जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। ये कहता है कि जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हम प्योर रीजन के थ्रू करते हैं। अब ये प्योर रीजन कहाँ से आता है? हमारे सेंस से। जैसे छूने का सेंस है हमारा, आग में हाथ डाला, हाथ जल गई, मेरे को क्या ज्ञान मिला कि आग में हाथ डालोगे तो दर्द होगा, जल जाता है। आंखों से मैंने देखा कि आग के ऊपर अगर मैं पनीर रख दूं तो पनीर रोस्ट हो जाता है। ये मेरा सेंस है ना, हमारे 5 सेंसेस हैं। तो ये क्या कहता है कि हमारे जो नॉलेज का सोर्स है, जो ज्ञान का सोर्स है, वो हमारा ये सेंसेस है। ठीक है, अब ये सेंस 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो हमारा बाहरी सेंस, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो बाहरी सेंस है, आउटर सेंस। और एक इनर सेंस हमारा, एक इंटेलेक्चुअल है, जिसके बेसिस पर हम सोच के कोई चीज का पता लगाते हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, तुम उसके टीचर नहीं, लेकिन तुम क्या सोचोगे कि हो सकता है वो बच्चा बीमार हो बेचारा एग्जाम के समय। तुम सोचोगे हो सकता है वो बच्चा पढ़ा ना हो। तो ये देखो, पूर्व में जो तुमको कुछ कुछ ज्ञान था ना कि इंसान फेल कैसे होता है,
उसके थ्रू तुमने इंटेलेक्चुअल के थ्रू सोचा और नॉलेज पे पहुंचे। तो नॉलेज प्राप्त करने के दो तरीके हैं, आउटर सेंस, इनर सेंस। अब आउटर सेंस तो तुम चलो पता करते चलो, लेकिन इनर सेंस का डेवलपमेंट किससे होता है? एक्सपीरियंस से। तुमको कैसे पता लगा कि किसी को बुखार है तो माथे पे पट्टी लगानी है पानी की? तुमने किसी को देखा होगा, मम्मी को देखा होगा, इसी से पता चला ना, या कोई बताया होगा, यूट्यूब पे देखे होगे, कुछ किए होगे, वहीं से तुमको ज्ञान मिला। तो तुमने खुद से तो नहीं डिस्कवर किया ना। तो ये क्या कह रहे हैं कांट कि हर इंसान का ना एक्सपीरियंस खुद से करके सब कुछ सीखना। आंखों देखी आपने मूवी देखा है? आंखों देखी मूवी में क्या होता है, एक आदमी होता है जो जो सिर्फ देखता है ना वही को सच मानता है, बाकी उसके लिए कुछ नहीं, जो देखेगा उसी को सच मानेगा। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, टाइम मिले कभी तो देखना, उसी को सच मानेगा। अब तुम ऐसा करने लग जाओ तब तो जीवन का वैसे ही होगा जैसे आंखों देखी में होता है। तो हम क्या करते हैं, दूसरों से सीखा हुआ, दूसरों के एक्सपीरियंस से ज्ञान अर्जित करते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी नॉलेज को गेन करते हैं। अब इसको ज्ञान करने के दो प्रकार से होता है, या तो इनडायरेक्ट जिसमें हम हिस्ट्री, नैरेटिव, लोगों की बातें सुन के, या फिर डिस्क्रिप्शन, ज्योग्राफी वगैरह को समझ के जान सकते हैं। तो ये बात आप याद रखना कि नॉलेज का सोर्स क्या है, सेंस। दो प्रकार के सेंस, इनर सेंस और आउटर सेंस। आउटर सेंस में हमारी आंख में कान नाक जीभ त्वचा, इनर सेंस में हमारा एक्सपीरियंस आता है, लेकिन हमारी आयु जो है लिमिटेड है, इसीलिए एक्सपीरियंस लिमिटेड है। इसीलिए हमको दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख के अपने सेंसेस को डेवलप करने चाहिए, जिससे कि हमारा नॉलेज की वृद्धि होगी। डन, गुड। फिर इन्होंने एनकुंडिंगंग नाम का एक ग्रंथ लिखा था, किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने 5 चीजों पर चर्चा की थी। एनकुंडिंगंग में मैथमेटिकल, मोरल, पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड थियोलॉजिकल, यानी धार्मिक ज्योग्राफी की इन्होंने चर्चा की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं हम्बोल्ट। हम्बोल्ट का नाम हर जगह आता है। इनको प्योरली फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी पे इन्होंने इतना काम किया। हम्बोल्ट करंट आपने सुना है? हम्बोल्ट करंट, पेरू हम्बोल्ट करंट, इनका दिया हुआ है। वर्ल्ड मैप पे आइसोथर्म, आइसोथर्म क्या होता है, समताप रेखाएं होती है ना, उसको पहली बार इन्होंने बनाया था। जियोलॉजिस्ट थे ये मूल रूप से। मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ 1793 में पहला पेपर लिखा था, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट रॉक ऑन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जियोलॉजी से संबंधित। फॉरेस्ट और रेनफॉल में संबंध बताया था, आपको पता है आगे चल के जो क्लासिफिकेशन हुए हैं देखो उसी पे बेस्ड है। फॉरेस्ट एंड रेनफॉल में संबंध बताया। वर्ल्ड पे मैप पे आइसोथर्म खींचा। कॉन्टिनेंटैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिनेंटैलिटी मैंने एक क्लास में आपको बताया होगा कि समुद्र के जितना पास रहोगे टेम्परेचर में वेरिएशन उतना कम होता है, जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं कॉन्टिनेंट के अंदर तापमान में जो रेंज में है वो बढ़ता जाता है। परमाफ्रॉस्ट शब्द सबसे पहले हम्बोल्ट ने दिया था। माउंटेन सिकनेस का कॉन्सेप्ट कि पहाड़ में जाने से बीमार कैसे होते हैं, वो हम्बोल्ट ने दिया था। कॉस्मोस नाम की किताब लिखी थी, 1845 में पहली बार पब्लिश हुआ था, जिसमें इन्होंने यूनिवर्स के बारे में बताने की कोशिश की थी। इन्होंने इसको कॉस्मोग्राफी एंड ज्योग्राफी दो भाग में बांटा था। कॉस्मोग्राफी में यूरेनोलॉजी मतलब बाहर की बॉडीज के बारे में उन्होंने बताया था। जो कॉस्मोग्राफी में दो चीज बताई, यूरेनोग्राफी जो बाहरी जो बॉडीज हैं अर्थ के बाहर की उसकी पढ़ाई, एंड जियोग्राफी यानी पृथ्वी की पढ़ाई। कॉस्मोग्राफी में ये दो चीजें आई। ये बहुत आता है, ज्यूसमेनहेंग। ज्यूसमेनहेंग का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका मतलब है कि हम सभी एक तरह से लटके हुए हैं इस पृथ्वी के ऊपर। वी ऑल आर हैंगिंग टुगेदर, हाथ में हाथ पकड़ के। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, ज्यूसमेनहेंग। किसने दिया था बताओ? हम्बोल्ट ने दिया था, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के स्कॉलर्स, जो जो मैंने ज्ञान की बातें बताई हैं, उन ज्ञान की बातों को जरा लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। नोट्स नहीं बनेगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक। तो ये थी आज की क्लास। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ रहे हो। जिन लोगों ने टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं लिया है वो लोग ले लीजिए। अगर वो भी नहीं लेना चाहते हो तो एटलीस्ट जो हम वीकेंड वाला टेस्ट सीरीज है वो भी आप ले सकते हो, बट आई विल रिकमेंड एवरीवन। क्योंकि देखो यार, एमसीक्यू प्रैक्टिस ना बहुत जरूरी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कितना भी पढ़ लो तुम थ्योरी, कितना भी कर लो तुम टेक्स्ट, एमसीक्यू करना जरूरी है। और अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने पीयर के बीच में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो जानना बहुत जरूरी है। एंड उसके लिए मैं 1400-1500 से ज्यादा क्वेश्चंस दे रहा हूँ। 14 सेक्शन टेस्ट, 10 फुल सिलेबस टेस्ट,
जो कि सेम लेवल पे होगा, उससे डिफिकल्ट ही होगा सीयूईटी पीजी से। मेरा टेस्ट इजी नहीं होता, जिन बच्चों ने पहले दिया होगा उन्हें पता है मेरे टेस्ट इजी नहीं होते, मेरे टेस्ट सीयूईटी से तो डिफिकल्ट ही रहते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने वीडियो देखा है तो शेयर करना जरूरी है, शेयर नहीं करने में पाप लगेगा। और सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहो अच्छे से। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग 10 बजे 10 MCQ के सेशन में। जय हिंद।